Hello students. Today we will discuss about natural and artificial refrigeration. So as we all know that in old days there were two main method of refrigeration. The first one was ice and the second one was evaporative cooling. तो ये दो मेथड जो थे वो ओल्डर डेज में इस्तेमाल किए जाते थे. इवन तो दो ये मेथड जिसमें आइस और इवेपोरेटिंग कूलिंग का इस्तेमाल किया जाता था. सबसे पहले जो था वो आइस का इस्तेमाल किया जाता था. आइस जो हम इस्तेमाल करते थे कूलिंग के लिए, उसका सबसे बड़ा सप्लायर 18वीं सेंचुरी में यूएस था, जो कि हुडसन नदी से आइस ब्लॉक को काट के सप्लाई करता था थ्रू आउट द वर्ल्ड. इवन इन 1872 वो एक लौता ऐसी कंट्री थी कि जिसने लगभग 2.5 लाख टन जो है आइस पूरे वर्ल्ड को सप्लाई किया. ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इवन चाइना. तो इंडिया में इन्होंने मुगलों को भी दिल्ली और आगरा में सप्लाई किया आइस. तो उसमें क्या होता था कि पुराने दिनों में आइस को जो था वेयर हाउसेस बनाए होते थे, वहाँ इसको इकट्ठा इसको स्टोर किया जाता था गर्मियों के लिए और काफ़ी दिनों के लिए. तो इसकी इंसुलेशन के लिए जो था घास वगैरह उसका इस्तेमाल किया जाता था. तो और दूसरा एक और इसमें जो नेचुरल कूलिंग का मेथड था वो था जिसे हम नॉक्टर्नल कूलिंग भी बोलते हैं, और या कूलिंग ऑफ वाटर बाय रेडिएशन टू स्ट्रेटोस्फीयर, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं. तो पहला जो था वो आइस का था, जिसकी हमने डिस्कस की कि आइस की मदद से जो वो कूलिंग ऑब्टेन करते थे. तो नेक्स्ट जो था वो अपना जिसकी मैंने बात की नॉक्टर्नल कूलिंग. तो इसमें क्या होता है कि इसमें इसका इस्तेमाल भी पुराने दिनों में किया जाता था. इसमें हम एक ट्रे में पानी को रख देते थे और उसे साइड से इंसुलेट कर देते थे घास वगैरह से, और जब उसे रात को छोड़ देते थे खुले आसमान में. जब आसमान बिल्कुल साफ होता है तो आपको पता होगा कि जो स्ट्रेटोस्फियर है उसका टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट -55 डिग्री सेल्सियस होता है, और आपकी पानी का टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस होता है. तो क्या होता है, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. इस केस में हॉट बॉडी जो थी वो आपकी पानी थी. ठीक है, तो पानी से हीट फ्लो होने लगी टुवर्ड द स्ट्रेटोस्फियर, और जैसे ही हीट रेडिएशन की फॉर्म में इससे रिमूव हुई तो क्या हुआ, पानी का टेम्परेचर गिरने लगेगा, और गिरते गिरते ये लेयर, एक जो आइस की लेयर जो है वो बन जाती है. तो इस तरह से हम आइस की प्रिपरेशन करते थे, है ना, बाय यूजिंग नेचुरल मेथड्स. ठीक है, ऑफ रेफ्रिजरेशन. तो ये एक मेथड था नॉक्टर्नल कूलिंग का. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट वन इज इवेपोरेटिव कूलिंग. तो इवेपोरेटिव कूलिंग में क्या होता है, ये हम काफ़ी समय से इस्तेमाल करते आते हैं. जैसे हमारे अर्दन पॉट्स होते हैं, मिट्टी के घड़े, तो उनमें इसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर करते हैं. इसमें क्या होता है कि जो मिट्टी के घड़े हैं उसमें पोर्स होते हैं. ठीक है, तो पोर्स में
हम क्या करते थे, इसमें पानी जो होता है वो धीरे धीरे पोर्स में रिस जाता है। पानी, वाटर के ड्रॉपलेट्स जब उन पोर्स में आते हैं और गर्म हवा जब इसकी सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो उन पोर्स में जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेशन की वजह से जो है कूलिंग होती है। तो कूलिंग होने की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे ये जो है पानी ठंडा होने लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि गर्मियों में जो घड़ों में पानी ठंडा होता है, क्योंकि इवेपोरेटिव कॉन्टिन्यूसली होती रहती है और आपका जो पानी है वो ठंडा होता रहता है ड्यू टू इवेपोरेशन। तो इसी तरह ये आपका जो डेजर्ट कूलर्स हैं, इसमें भी इसी मेथड का इवेपोरेटिव कूलिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। डेजर्ट कूलर जैसे आप गर्मियों में कूलर का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हीं डेजर्ट कूलर कहा जाता है। और नेक्स्ट है कूलिंग बाय सॉल्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब हम पानी में नमक मिलाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो नमक जो जब सॉल्यूशन बनता है तो वो उसमें जो सॉल्यूशन बनता है तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है जिसमें कि वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। जब पानी हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो सॉल्यूशन में वो हीट, सॉल्यूशन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी वजह से वो ठंडा होने लगता है। हम जनरली सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं या कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि -20 डिग्री जो है टेम्परेचर जा सकता है सॉल्यूशन का, और अगर कैल्शियम क्लोराइड का करें तो 50 डिग्री सेल्सियस भी जा सकता है। फिर नेक्स्ट बात आती है आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन की। तो आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन में होता क्या है, तो आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन वो रेफ्रिजरेशन है जिसमें हम मैकेनिकली जो है वो अपना रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल मीन्स कौन कौन से हुए, जैसे हम कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह के जो आते हैं सिस्टम, वो उनमें से सबसे पहला है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और उसके बाद जो है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसी तरह से थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी, क्योंकि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। इसमें हम क्या करते हैं, इसके 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंप्रेसर है, दूसरा आपका कंडेंसर है, तीसरा आपका एक्सपेंशन वाल्व है और चौथा आपका इवेपोरेटर है। तो इसमें इनिशियली जो है रेफ्रिजरेंट पहले कंप्रेस होता है और सुपर हीटेड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। सुपर हीटेड वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद ये सुपर हीटेड वेपर्स जो हैं कंडेंसर में जाते हैं। कंडेंसर में जब ये जाते हैं तो अपनी हीट जो है, इनकी हीट ये क्या कर देते हैं, डिसिपेट कर देते हैं टूवर्ड्स द सराउंडिंग। ठीक है, तो हीट जब ये सप्लाई, हीट ऐसे बोलते हैं हम, हीट रिजेक्टेड। ठीक है, तो हीट रिजेक्टेड जब होती है, तो हीट रिजेक्टेड जब होती है तो ये क्या होता है, ये इट टर्न्स इनटू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में जब ये बन जाते हैं तो ये फिर इसका टेम्परेचर भी थोड़ा डाउन हो जाता है। उसके बाद जाते हैं ये एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व में इसका प्रेशर लो हो जाता है, जो प्रेशर यहाँ कंप्रेसर की वजह से इंक्रीज हुआ था वो लो हो जाता है, और टेम्परेचर भी काफी लो हो जाता है, लगभग -20 डिग्री सेल्सियस के करीब जो है इसका टेम्परेचर हो जाता है।
और प्रेशर भी लगभग 0.6 बार के करीब हो जाता है। और जब ये चिल्ड रेफ्रिजरेंट जो है इवेपोरेटर में से होके गुजरता है, तो जो भी आपने पेरिशेबल फूड स्टफ, जैसे फ्रिज की हम बात करते हैं, फ्रिज में अगर कोई पेरिशेबल फूड स्टफ रखा हुआ है तो उससे वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों करता है? क्योंकि इसका रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर आप देख सकते हो -20 डिग्री सेल्सियस है, और जो आपके फूड का टेम्परेचर होगा वो मे बी सपोज 15 डिग्री होगा। तो आप जानते हो कि ये हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, तो हीट जो है एप्पल से इस रेफ्रिजरेंट की तरफ जाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से ये इवेपोरेट हो जाएंगे, वेपर स्टेट में आ जाएंगे और सैचुरेटेड वेपर्स बन जाएंगे, और इन सैचुरेटेड वेपर्स को हम आगे फिर से कंप्रेसर में अप्लाई कर देंगे ताकि उनका प्रेशर हम इंक्रीज कर सकें। तो इस यही साइकिल जो है अगेन एंड अगेन चलता रहता है, और यहाँ से ये हीट एब्जॉर्ब करता है और यही हीट जो है आगे डिसिपेट कर देता है टू द सराउंडिंग। तो ये इसका सिस्टमेटिक डायग्राम भी बना हुआ है। सबसे पहले इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर के बाद कंप्रेसर है, कंप्रेसर के बाद कंडेंसर है, कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन वाल्व है, और फिर से तो ये इसका कंप्लीट साइकिल बताया हुआ है इसमें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम का है। तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है और ये किस प्रोसेस पे वर्क करता है। तो जैसा आप जानते हैं कि जो आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, एसी, इसमें डिफरेंट टाइप के एसी होते हैं, आप जानते हैं। विंडो एसी है, स्प्लिट एसी है, और जनरली हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करते हैं, जैसे HVAC। तो उसमें भी एसी जो है वेपर कंप्रेशन साइकिल का इस्तेमाल होता है। किस तरह से होता है मैं दिखा देता हूँ आपको। तो आपके 4 बेसिक कंपोनेंट जो है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के, वो मेन सबसे पहला इवेपोरेटर होता है, दूसरा कंप्रेसर होता है, तीसरा कंडेंसर होता है, ठीक है, और चौथा जो है एक्सपेंशन वाल्व होता है। तो ये भी सेम वेपर कंप्रेशन साइकिल, यहाँ से वेपर कंप्रेस होंगे कंप्रेसर में, फिर वो कंडेंसर में जाएंगे। कंडेंसर क्या करेगा, हीट जो है बाहर को सप्लाई करेगा टूवर्ड्स द सराउंडिंग, या हम बोलेंगे हीट रिजेक्ट करेगा टू द सराउंडिंग, और वो जो है लिक्विड फिर एक्सपेंशन वाल्व में जाएगा। एक्सपेंशन वाल्व में उसकी प्रेशर और टेम्परेचर डाउन होगा। इनिशियली जो है यहाँ से निकलता है तो इसका प्रेशर जो है रेफ्रिजरेंट का लगभग 8 बार या 10 बार के करीब होता है, बट जब ये एक्सपेंशन वाल्व से गुजरता है, इस पॉइंट पे भी द प्रेशर इज नियर अबाउट 8 बार। तो जब इधर से पास होता है एक्सपेंशन वाल्व से, तो उसका प्रेशर जो है 0.6 बार के करीब आ जाता है। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन आ जाता है, ठीक है। तो फिर वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो इवेपोरेटर से होके गुजरता है, और जो भी हीट है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और इवेपोरेट होके फिर से कंडेंसर में चला जाता है। तो इस तरह से ये आपका, जैसे अगर विंडो एसी है तो इसमें क्या होता है, ये जो इवेपोरेटर वाली साइड है वो आपकी अंदर की तरफ होती है, और रेस्ट ऑफ द इज फ्रॉम टुवर्ड्स द आउटसाइड। तो इसमें क्या होता है, इसमें जनरली इस तरह से होता है। ये आपका रूम है, तो रूम की गर्म हवा इवेपोरेटर में से होके गुजरती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैन व्हिच इज कनेक्टेड टू द मोटर। तो ये फैन जब ये हवा
अंदर से आती है तो इवेपोरेटर में से होके गुजर के इसका टेम्परेचर लो हो जाता है और यही हवा को हम अगेन सप्लाई कर देते हैं टूवर्ड्स द रूम, तो उसका टेम्परेचर, लो टेम्परेचर जो एयर है वो अंदर को सप्लाई हो जाती है। इसी तरह कंडेंसर में भी ऐसा होता है, ये फैन होता है जो कि बाहर की हवा को सक करता है, कंडेंसर में हीट ले लेता है और हॉट एयर जो है जो सराउंडिंग को सप्लाई कर देता है। इसी तरह से हम जो है विद द हेल्प ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है वो किसी भी रूम को ठंडा करते हैं। फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या होता है, सिमिलर कंपोनेंट्स जो होंगे, आप जानते हो कंडेंसर होगा, एक्सपेंशन वाल्व होगा, इवेपोरेटर होगा, बट इसमें एक चीज नहीं है, पहला इवेपोरेटर होता है, दूसरा कंप्रेसर होता है। तो इस केस में आप देखोगे तो आपको कंप्रेसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो तीसरा जो है कंडेंसर होता है एंड फोर्थ जो है आपका एक्सपेंशन वाल्व। तो इस केस में हमने मैकेनिकल मीन से प्रेशर को इंक्रीज नहीं किया, बट हम एक और जो प्रिंसिपल है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ताकि हम प्रेशर को इंक्रीज कर सकें। तो किस तरह से करते हैं हम, इसमें हमने कंडेंसर की जगह जो है दो चीज़ें लगाई, सॉरी कंप्रेसर की जगह दो चीज़ें लगाई है, एक तो एब्जॉर्बर और एक जनरेटर। तो इसमें हम जो लिक्विड यूज करते हैं वो जनरली अमोनिया होता है या लिथियम ब्रोमाइड का हम इस्तेमाल करते हैं। अब इनकी एक खासियत है, जो लिक्विड्स हैं अमोनिया NH3 जो होता है उसकी एक खासियत है कि जब हम उसे पानी के साथ मिलाते हैं H2O, तो जब हम उसे मिक्स करेंगे, अगर हम इसे कूल करें तो ये वाटर जो है अमोनिया को अब्सॉर्ब कर लेता है ऑन कूलिंग, और अगर इसी सॉल्यूशन को कूलिंग के बजाय हीट प्रोवाइड करें, तो ये सेपरेट हो जाता है। तो इसी का हम इस्तेमाल करते हैं, इसी प्रिंसिपल का हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब इस केस में अमोनिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं NH3, अमोनिया इवेपोरेटर में से आया, हीट एब्जॉर्ब की और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वेपर फॉर्म में जब कन्वर्ट हुआ तो ये वेपर्स जो हैं एब्जॉर्बर में आ जाते हैं, ठीक है। एब्जॉर्बर में जब ये पानी के साथ, यहाँ वाटर है, पानी के साथ मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं, पानी और जो अमोनिया है उसको ठंडा करते हैं। हीट इधर से रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर और सम अदर मीन। तो जब हम ठंडा करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, अमोनिया NH3 और वाटर वो मिक्स हो जाएगा, और जब ये मिक्स हो जाता है तो ये जो सॉल्यूशन होता है हम पंप के थ्रू इसे हम पंप कर देते हैं द जनरेटर। जनरेटर में जब हम इसे पहुंचा देते हैं तो जनरेटर में क्या करते हैं, हम इसे हीट करते हैं। क्यों हीट करेंगे, हीट प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीटर और सम हीटिंग कॉइल। तो हीट इसलिए करते हैं कि जो अमोनिया वेपर्स हैं NH3 वो सेपरेट हो जाएं वाटर से, वो अमोनिया वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज हो जाता है उनका, और जो हाई प्रेशर अमोनिया है कंडेंसर में चला जाता है, ठीक है। और जो वाटर है वो नीचे रह जाएगा, और वो वाटर
इसके थ्रू हीट एक्सचेंजर से होता हुआ इधर से वापस एब्जॉर्बर में आ जाएगा। तो इस तरह से हम अमोनिया वेपर्स कंडेंसर में पहुंचा देते हैं। कंडेंसर में ये हीट जो है प्रोवाइड कर देते हैं टू द सराउंडिंग, या हीट रिजेक्ट जिसे हम बोलते हैं, हीट रिजेक्ट कर देते हैं टू द सराउंडिंग, और यहाँ से होते हुए ये एक्सपेंशन वॉल में जाते हैं जहाँ इनका प्रेशर रिड्यूस करते हैं हम, और उसके बाद ये अमोनिया जो है लिक्विड रेफ्रिजरेंट बन जाता है, और चिल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो कि इवेपोरेटर में से होके हीट को अगेन एब्जॉर्ब करता है और फिर से एब्जॉर्बर में चले जाता है। तो इस तरह से ये सारा साइकिल ऑलमोस्ट सेम है, बट इसमें एब्जॉर्बर और जनरेटर लगा होता है। इसमें एक और है कि इसको फ्री लिक्विड सिस्टम भी बोला जाता है। अगर आपके पास एक्सपेंशन वाल्व नहीं है, एक्सपेंशन वाल्व नहीं लगाया, प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम एक जो लिक्विड यूज करते हैं, हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं, जो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द अमोनिया जो है उसको रिड्यूस करता है। किस तरह से, ये देखिए। तो इवेपोरेटर, तो जनरली यहाँ से हम बात करते हैं, अमोनिया आ गया, पानी इस इवेपोरेटर से, और पानी के साथ मिल गया, और एब्जॉर्बर में पानी के साथ H2O के साथ इसका वाटर, ये देखो कलर कोड भी दिखाया हुआ है इसमें। पहले मैं आपको कलर कोड समझा देता हूँ। ये अमोनिया वेपर है, स्मॉल स्मॉल, और वाइट ब्लैक कलर के स्पॉट्स, और ये हाइड्रोजन है येलो कलर की, और ये वाटर है। तो वाटर के साथ देखो अमोनिया पहले मिल रहा है एब्जॉर्बर में, क्योंकि हम इसे ठंडा कर रहे हैं। तो ठंडा करने पे हमें क्या हो रहा है, जब हम इसे कूल कर रहे हैं तो अमोनिया और वाटर आपस में मिल जा रहे हैं, और यही अमोनिया वाटर जनरेटर में जाएंगे जहां हम इसे हीट कर रहे हैं। हीट करने से क्या होगा, ये सेपरेटर में सेपरेट हो जाएंगे। अमोनिया वेपर्स ऊपर चले जाएंगे क्योंकि इन्हें हीट किया हुआ है, इनका प्रेशर बढ़ गया है, और जो वाटर है वो वाटर यहाँ से होता हुआ बाईपास के थ्रू फिर से एब्जॉर्बर में चला जाएगा। अब ये अमोनिया वेपर्स कंडेंसर में जाएंगे। कंडेंसर में ये हीट जो है डिसिपेट करेंगे टू द सराउंडिंग, रिजेक्ट करेंगे जैसे कि इसमें किया हुआ है। फिर उसके बाद जब ये इवेपोरेटर में जाने लगेंगे तो इसका पार्शियल प्रेशर हम हमारे पास एक्सपेंशन वाल्व नहीं है, उसके लिए हमने हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया। तो हाइड्रोजन गैस जो है उसके साथ मिली, तो इसका पार्शियल प्रेशर जो है अमोनिया का NH3 का लो हो गया, इसकी वजह से विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस जो है ने इसका पार्शियल प्रेशर लो कर दिया, जो कि एक्सपेंशन वाल्व करता था। उसके बाद ये इवेपोरेटर में गई, इवेपोरेटर में इसने हीट एब्जॉर्ब की। जो भी चीज़ आपने ठंडी करनी है, तो अगर आपने एप्पल ही ठंडा करना है तो उसकी हीट ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये अमोनिया और हाइड्रोजन जो है, अमोनिया इवेपोरेट हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो है इधर एब्जॉर्बर में आके सेपरेट हो जाएगी, और यहाँ से ये फिर से सप्लाई ऊपर को हाइड्रोजन हो जाएगी, और अमोनिया वेपर्स नीचे चले जाएंगे वाटर के साथ मिलके। तो इसी तरह से ये साइकिल चलता है। तो इसलिए हम इसे समटाइम वी कॉल इट थ्री लिक्विड सिस्टम, जिसमें अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर जो है। अब आगे मूव करते हैं। ये इसका वीडियो है, तो इसमें आप देख सकते हो। तो इस तरह से अमोनिया वेपर रन कर रही हैं। यहाँ से अमोनिया आ रहा है, अमोनिया वाटर के साथ मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम इसे कूल कर रहे हैं, ये अब्जॉर्ब हो रहा है। एब्जॉर्ब होने के बाद पंप के थ्रू ये हम इसे सप्लाई कर रहे हैं टू द जनरेटर।
जनरेटर में ये मिक्स, ये जनरेटर में हम इसे हीट कर रहे हैं, अमोनिया वेपर की वजह से ऊपर चले जाएंगे और जो वाटर है उसे हम रिड्यूसिंग पंप के थ्रू वापस इधर ले आएंगे और अमोनिया ऊपर जाके कंडेंसर में हीट डिसिपेट करेगा टू द सराउंडिंग। उसके बाद ये लिक्विड अमोनिया जो है चला जाता है एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व में ये चिल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट बन जाता है और जिसे हम इवेपोरेटर में सप्लाई कर देते हैं और वहाँ वो हीट इस तरह से ये प्रोसेस। इसके अलावा जो है स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम की हम बात करते हैं। स्टीम Thank you for the class students.